सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और ऐसे नहीं चलेगा का ईद स्पेशल प्रोग्राम आज आपके लिए। तमाम मेहमानों को बहुत खुशामदीद। जितने लोग हमें देख रहे हैं, बोल न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, हमारी जानिब से, पूरी टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। अच्छा नाज़रीन, ईद उल अज़हा होती क्या है, जिसको हम कहते हैं बड़ी ईद या पंजाबी से कहते हैं बड़ी ईद। बेसिकली ईद उल अज़हा का मतलब होता है कुर्बानी, सेक्रीफाइस या फिर एहसास। अगर हम कह दें ये टर्म बड़ी फिट बैठती है, लेकिन बहुत माजरत के साथ कहूँगी कि हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं, बहुत सी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं एतकाद की हद तक, ईमान की हद तक, लेकिन हम उनके लफ्ज़ी मायनों पर पूरे नहीं उतरते। यानी हम उन पे अमल करने से कासिर दिखाई देते हैं, लेकिन ईद मनाएंगे, कपड़े पहनेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, मेकअप करेंगे, खाने खाएंगे, खाबे खाएंगे, लेकिन हम उसकी गहराई में जाके ये महसूस नहीं करेंगे कि ये मकसद क्या था, क्यों ईद उल अज़हा हम मनाते हैं, आखिर क्यों, ये कुर्बानी थी क्या, ये इम्तिहान था क्या। बाप बेटे की वो जो कुर्बानी थी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए, उसके बाद ये जो ट्रेंड सेट हुआ, आखिर ईद उल अज़हा है क्या। अच्छा, ईद उल अज़हा के हवाले से मैं अक्सर ये सोच रही होती हूँ कि हम ईद उल अज़हा में भी क्या करते हैं जी, कि गरीबों के लिए बेसिकली एक तो कुर्बानी है कि एक प्यारी सी चीज़ आपकी जो आपने कुर्बान करनी, खा वो बकरा है, खा वो गाय है, कोई भी जानवर है, लेकिन हम क्या करते हैं कि एहसास ना होना इस बात से बाकायदा, आप समझेंगे मेरी बात को, कि हम चांद रात जो होती है ईद उल अज़हा से पहले, चांद रात पे जाते हैं मवेशी मंडी में, महंगे दामों मिल रहा है, सस्ते दामों मिल रहा है, बकरा ख़रीदा, गाय ख़रीदी, बैल ख़रीदा, कुर्बान कर दिया। आपकी अटैचमेंट या आपके सेंटिमेंट्स या इमोशंस अटैच हो सकेंगे उस जानवर के साथ जो ईद पर कुर्बान होने से ठीक 24 घंटे पहले आपके पास आया, कभी भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा ईद उल अज़हा को महसूस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप जानवर को लें, उससे अपने बच्चे की तरह पालें, उसके खाने का ख्याल रखें, उससे प्यार करें, आपके इमोशंस अटैच हों। उसके बाद जब उसकी गर्दन पे छुरी फेरी जाएगी तो जो आंसू हैं हज़ारों कतार रोने का सिलसिला थमेगा नहीं अगले दिन तक। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हम ईद पर जो गोश्त हम कुर्बानी देते हैं, जो गोश्त होता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सॉरी टू से, अल्लाह कर दिया बहुत कुछ होता है, लेकिन भरे हुए नहीं होते, नीयतें नहीं भरती हैं कि अपने अपने फ्रीज़र भर लिए जाते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जिन लोगों को पूरा साल गोश्त नहीं मिला, वो जो गोश्त है वो उन लोगों को दें। आप तो पूरा साल खाते रहते हैं माशाल्लाह, आप और भी खाते रहेंगे, उनको देंगे तो मज़ीद आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो ईद उल अज़हा है, मुझे ज़्यादा यकीन जानिए जितनी भी मैंने ईदें देखी अब तक, सबसे ज़्यादा महसूस हुई कि हाँ वाकई ईद उल अज़हा का मतलब क्या है, कुर्बानी होती क्या है, एहसास होता क्या है, किसी के लिए सोचना होता क्या है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में जो हुआ, हमने देखा कि रवायती भारत ने जो किया, अपने आइन के साथ जो किया, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी, आइन को काला कर दिया, अपने आइन का, अपनी जमहूरियत का मुँह काला कर दिया और कश्मीर के साथ जुल्म किया। उस पर हो क्या रहा है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने, वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने, उनकी भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी गंदी एजेंसियों ने सोची समझी साजिश के तहत आइन के साथ जो किया, उसके बाद उन्होंने आइन के साथ ये करने के बाद उन्होंने कश्मीरियों की गर्दन पर रख के छुरी चलाई। और एहसास कौन कर रहा है यहाँ पे? पाकिस्तान। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे तारुफ करवाती हूँ। ईद की बातें भी होंगी, लेकिन ईद के हवाले से हम कश्मीर को नहीं बोलेंगे, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी वाज़ेह पैगाम दिया कि इस ईद पर हम कश्मीर को याद रखेंगे, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। इससे पहले मेहमान की तरफ जाऊँ, ये याद करवाना चाहूँगी कि जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और साथ उनकी अहलिया भी मौजूद हैं, बहुत सी बातें करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और उनकी अहलिया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, और आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पहले तो ईद मुबारक, और आपकी तरफ थैंक यू सो मच। आपकी तरफ आऊँगी और एक पहला सवाल ये पूछूंगी कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का होता है, तो यकीनी तौर पर ये हाथ इन्हीं का होगा। और क्या कुछ आपने देखा, सक्सेसफुल लाइफ कैसे गुजारी, आपसे जानना चाहूँगी। सर माशाल्लाह आपने 60 से ऊपर आपकी उम्र है, तो 60 बहारें तो देखी हैं, 60 ईद उल अज़हा भी देखी होंगी। मुझे काफ़ी अरसे बाद समझ आया कि ईद उल अज़हा होती क्या, इसके मतलब क्या होता है, इसको फील करना क्या होता है, एहसास होता क्या है। आपको कब एहसास हुआ कि ईद उल अज़हा के असल मायने क्या हैं, और इस दफ़ा कश्मीर के हवाले से कैसा फील कर? देखें, जो आपने इंट्रोडक्शन में बातें की हैं, असल इशू यही है कि हम लोगों ने अपने मज़हब को भी हर चीज़ को कल्चर ट्रेडिशन बना दिया है कि जी कुर्बानी आती है, जानवर लेने हैं,
हमने ज़िबा करने हैं और 1/3 अजीज़ों को दे दो, 1/3 गरीबों को दे दो, 1/3 आप रख लो। और फिर जब ईद अल फितर आती है तो 30 रोज़े हमने रखने हैं, भूखे रहना है, प्यासे रहना है, इबादत करनी है। लेकिन उसकी भी ट्रू स्पिरिट जो है, रूह को नहीं समझना, नहीं समझते, और यहाँ सेक्रीफाइस की भी ट्रू स्पिरिट को नहीं समझते। देखें, जब हम रोज़ा आता है तो हमें वो चीज़ सिखाती है कि अगर आप भूख में हैं, प्यास में हैं, तो वो लाखों लोग, आपके भाई, आपके बहन, गरीब लोग जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जिनको पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, और हम उनका दुख, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ को महसूस करें। यही हमें इस्लाम सिखाता है। सेक्रीफाइस क्या है? सेक्रीफाइस अपनी सबसे, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे महबूब चीज़ को कुर्बान कर देना सेक्रीफाइस है। अब जो मैं समझता हूँ जो कश्मीर के लोग कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो कुर्बानियाँ अपने आने वाली जनरेशंस के लिए दे रहे हैं। सालों से वो कुर्बानियाँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की शहर को महफूज करने के लिए दे रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि 70 साल के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने अनलॉफुल, इललेजिटिमेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लीगल स्टेप जो किया है, उस पे पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम हैरान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर इंडिया के पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि आइन का आपने यहाँ पर जनाजा निकाल दिया है, आइन को ज़िबा कर दिया। स्टेटमेंट सुनिए कि आइन का रेप हो गया वहाँ। अच्छा, उसके बाद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये गलत किया है। शिमला एग्रीमेंट ये कहता है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं वो बेसिस हैं इसके। तो मैं समझता हूँ कि एक ये घिनौना जुर्म है, एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है। और ये मॉडल इजराइल वाला लेके यहाँ आना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे यूएस सेटलमेंट बनाई थी, तो ये यहाँ पर हिंदू सेटलमेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की तरफ से मैसेज है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से मैसेज है कि ये हम नहीं होने देंगे, हम इसको कंडेम नहीं करेंगे, हम इस डिसीजन को रिजेक्ट करते हैं। और किसी सूरत में भी हम मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में नहीं बदलने देंगे। और ये जो उन्होंने फ़ैसला किया है, इसके आज़ादी की जद्दोजहद में तेज़ी आएगी। और आप देख लें कि पूरी दुनिया से उन्होंने उसको कट ऑफ कर दिया है। ना सोशल मीडिया है, ना वहाँ पर टेलीफोनिक सहूलतें हैं, ना वहाँ पर वेबसाइट है, हर चीज़ उन्होंने मुअत्तल कर दिया। लेकिन इसके बाद बेसिकली कम एतमादी की वजह है या खौफ है किसी किस्म का? उसकी वजह यह है ना उनकी जिद्दोजहद से। मैं आपको बताऊं कि 3-4 चीज़ें फैक्टर हुए हैं जो मैं ब्रीफली बताता हूं, क्योंकि आज ईद का दिन है। तो मैं एक तो पुलवामा वाक़े के बाद जो उनके ख्वाब थे कि मैं पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट दुनिया में कर दूंगा और आइसोलेट करूँगा, तनहा करूँगा, उसमें कामयाबी नहीं हुई। बिल्कुल उल्टा पड़ गया। उसके बाद सफारती महाज पे भी, अस्करी महाज पे भी, अपने सफारती महाज पे भी उनको नाकामी। उसके बाद वो चाहते हैं कि जब तक अफ़गानिस्तान में गड़बड़ रहेगी, पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो अब दुनिया ने ये महसूस किया है कि पाकिस्तान के तो इंटरेस्ट में है, और इसीलिए जब उनको मालूम हुआ कि अब शायद पाकिस्तान भी वहाँ पर अमन लाने के लिए अपना रोल अदा कर रहा है, तो ये भी बात उनको अच्छी नहीं लगी। कुलभूषण का जो फैसला हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उससे भी उनको जो है वो डिफीट हुई। पहले तो उनको फैसले समझ नहीं आ रहा था। ट्रंप ने ये कह दिया कि मैं मीडिएशन करने के लिए तैयार हूँ। तो इस बुखलाहट में उन्होंने फैसला किया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस फैसले से दुनिया नहीं, इंडिया के लोग ज़्यादा परेशान हैं। देयर आर 10 स्टेट्स जिनके पास जिस किस्म का, इस किस्म का लीगल स्टेटस है, तो सब वो खौफ में मुब्तला हो गए हैं। अगर ये कश्मीर में कर सकते हैं तो असम में और दूसरी जगह जो है उनमें वहाँ पर क्यों नहीं? और जैसे खालिस्तान तहरीक वहाँ पे जोर पकड़ी, माइनॉरिटीज़ है, वो तमाम लोग परेशान हैं। मुझे तो लगता है बहुत से 1947 हो सकते हैं आगे जाके। अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जी मिसेज़ चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हैं और कहते हैं जी किसी भी मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। मेरा मानना है या वो औरत माँ हो सकती है या अहलिया हो सकती है। तो इनको यहाँ तक पहुँचाने में आपकी कितनी स्ट्रगल है? होता ना कि मॉरली सपोर्ट करना, एथिकली। चौधरी साहब तुसी कर सकते, करो ज़रा तुसी। वैसे तो मेरे ख्याल से इनकी खुद की भी मेहनत है और सपोर्ट यकीनन वो करनी होती है जो बीवी होती है। और शुरू से मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, इनको भी कहती हूँ, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव इफ़ यू हैव द राइट माइंड सेट।
अगर आपका दिल साफ़ है, अगर आप वाकई लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उस इंसान की यकीनन मदद करता है। तो रास्ते बनाते हैं, रास्ते बनाता है। बनाने तो अल्लाह ताला नहीं होते हैं। जैसे हमें देख लो, हम यूके में यूके में रहते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था 10 साल पहले या 6 साल पहले भी अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क़ पाकिस्तान में लिखा। अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क़ पाकिस्तान में लिखा था, हमारा इधर आना अल्लाह ने लिखा था, तो हम लोग इधर आ गए। तो मैं कहती हूँ ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा मैं करती हूँ, जो मुझे मौका मिला मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लूँ, जो हो सकता मेरे आगे जाके थोड़ा सा उसी की बाइस के मुझे बख्शिश हो जाए। क्योंकि बात तो ये होती है हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना होता है। बेशक, बहुत प्यारी बात। अच्छा, जैसे कि इन्होंने भी कहा और आपसे भी पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग, मैं इमरान खान साहब का भी अक्सर जिक्र करती हूँ अपने प्रोग्राम में भी, कि उस तरह के लाइफस्टाइल को छोड़कर आना, नो डाउट कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़े मतलब वहाँ पे आपका लाइफस्टाइल बहुत मतलब लग्जरी टाइप होता है, अपने मुल्क में वापस आना, मुल्क की मोहब्बत, मुल्क की मट्टी की खुशबू आपको खींच कर लाती है, ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है या पैट्रियोटिक फीलिंग्स होती हैं। तो वहाँ से यहाँ पर आना, मूव करना, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए जी, मैंने पाकिस्तान से हमेशा, जब से मैं बरतानिया गया हूँ, पाकिस्तान के साथ मैंने हमेशा अपना ताल्लुक़ जोड़े रखा। 2000 में हमने यहाँ पर चैरिटेबल प्रोजेक्ट शुरू किए थे, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो उस वक्त से हम साल में 2-3 दफ़ा यहाँ पर आते थे और मैं अपने बच्चों को साथ यहाँ लेके आता था ताकि वो अपना जो है पाकिस्तान से मानूस रहें, पाकिस्तान के कल्चर जो है उनको समझें। बल्कि हम अपने घर में पंजाबी बोलते हैं, इसलिए कि मैं बड़ा बिलीवर हूँ कि हमें अपनी रूट्स जो हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 40 साल वहाँ पर पॉलिटिक्स की है, वहाँ की सियासत सीखी है, लोकल गवर्नमेंट में काम किया है, बिजनेस में काम किया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में काम किया है। तो मेरा ख्याल ये था और है कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे तजर्बात हैं, उससे मैं अगर अपने मुल्क के लोगों का, लाखों लोगों का बेनिफिट करूँ तो ये अल्लाह भी खुश होता है और लोग भी खुश होते हैं। और जो आप देख कर आ रहे हैं वो प्रैक्टिकली यहाँ पर आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे करके दिखाएं तो हमारे मुल्क में भी वो चेंजेस आ सकते हैं, इसको सही मायने में तब्दीली करें इंशाल्लाह जी। मैं समझता हूँ कि अगर हम सब लोग सिर्फ एक बात, दूसरों में कीड़े निकालने की बजाय हम ये सोच लें कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने अपनी इस्लाह कैसे करनी है, सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। मैं अपने आप से सवाल करता हूँ हर रात को कि मैं गवर्नर हूँ, मैंने पंजाब के लोगों के लिए क्या किया है, मैंने एजुकेशन में क्या किया है, मैंने हेल्थ के लिए क्या किया है, मैं किसी को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया। बहुत प्यारी बात। तो जब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी हम सब शुरू कर देंगे करनी अपनी, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है, ना डेडिकेशन की कमी है। माशाल्लाह ब्रेन भी, शार्पेस्ट ब्रेन जो हैं, देखें आप जैसे आपने माशाल्लाह अपने इंट्रोडक्शन में 4-5 मिनट में पूरा जो था एहसास प्रोग्राम का भी, हमारी पीटीआई को भी आपने एहसास को सपोर्ट कर दिया, आपने सेक्रीफाइस की भी बात कर दी, आपने कश्मीर की भी बात कर दी। तो माशाल्लाह ये हमारा जो टैलेंट है, अगर हम इसको सही, इस टैलेंट को, पोटेंशियल को पूरा रियलाइज़ कर लें तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर आवर कंट्री। बहुत प्यारी बात। जैसे कि उन्होंने कहा, मैं रात को सोने से पहले अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि मैंने क्या किया बतौर गवर्नर, आज मेरा दिन कैसा गुजरा, मैंने मुल्क के लिए क्या किया। आप इनसे सवाल पूछती हैं, जैसे कहते चौधरी साहब आज की खाना है तुसी इनके पास टाइम ही नहीं होता और टाइम पे भी आती है ज़रा, टाइम पे टिपिकल बेगम की तरह शिकायतें करती हैं, टाइम नहीं होता आपके पास। जी, वैसे इनकी जो चीज़ें इनको पसंद होती है वो मुझे पता होता है। क्या पसंद है इनको खाने में? इनको करेले बड़े पसंद है, कीमा अच्छा। करेले इनको बड़े पसंद है, भिंडी हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी घर में बन जाए, इन्होंने कभी आज तक नहीं कहा भी मैंने ये खाना नहीं खाना। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं वो भी लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता। बहुत प्यारी बात। तो हर वक्त हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जो अल्लाह ताला ने हमें दिया उस पर खुश होना चाहिए। बेशक। अच्छा, आप ईद के हवाले से बताइए कि ईद पे क्या मसरूफियात होती हैं? अब तो काफ़ी अरसे से, ज़ाहिर बात है आपकी सियासत बहुत देर से चल रही है, तो आपको वो टाइम अगर याद हो कि जब आप इतने बिज़ी नहीं थे, इतने मसरूफ़ नहीं थे, और ईद तो मैं कहती हूँ थी ही वो बचपन की ईदें ही ईदें थी, हमने कर ली। बस जी, मसरूफ़ तो उस वक्त तक ही नहीं थे जब तक शादी नहीं हुई थी। अच्छा, शादी एग्जैक्टली कब हुई, कितने साल पहले हुई? तो उस वक्त 1976 में हमारी शादी हुई। तो उस वक्त जब स्टूडेंट एज होती है तो उस वक्त आपके पास टाइम होता है। तो जब फिर 1976 में पाकिस्तान गए हैं तो पहले रोज़गार का मसला था। ठीक। हम किराए के घर में रहते थे और कोई और एग्जैक्टली किस सन की आप बात करें?
1976 जब यूके गए। ओके। जब यूके गया हूँ तो रोज़गार के मसाइल थे, फिर दिन रात मेहनत थी कि अब अपना कारोबार यानी करना ठीक है, 43 साल दुकान पे पीछे काम चले करना है। तो वहाँ पर अपना सारी मेहनत वहाँ पे जो है वो हमने जो है माशाल्लाह वहाँ पर की। उसके बाद आपको पता है कि बच्चे जब आते हैं तो फिर उनका स्कूल है, उनकी तालीम है, फिर उनके ख़र्चे जो हैं वो उठाने हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड करना है। तो यही एक फुल टाइम जॉब होता है। लेकिन उसके बाद फिर सियासत में आ गए। जब सियासत में आते हैं तो सियासत इटसेल्फ इज़ ए फुल टाइम जॉब। और उसके बाद चैरिटी में आ गए, बैठे ग्लासगो में हस्पताल पाकिस्तान में बना रहे हैं, तो दैट इटसेल्फ इज़ ए फुल टाइम जॉब। और ये बड़ी तो प्यारी कभी जॉब है वाकई। जो है फारग तो कभी भी नहीं हुई। यानी वहाँ बैठे दिल पाकिस्तान में है, ध्यान पाकिस्तान में, दिमाग पाकिस्तान में, प्लानिंग पाकिस्तान के लिए हो रही है। इंशाल्लाह हमने ये बड़ी प्यारी बात है। अच्छा, आपका कभी दिल चाहा कि मैं भी पॉलिटिशियन बनूं? वो आजकल पॉलिटिशियंस हैं ना, कुछ खवातीन से, मरियम बीबी को बड़ा शौक है बेनज़ीर भुट्टो बनने का। पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से जब दो पॉलिटिशियन ऑलरेडी फैमिली में हो तो बड़ा मुश्किल होता है। कभी मेरे जहन में नहीं आया कि मैं भी पॉलिटिक्स को एंटर करूं, बल्कि जब हम इधर आए हैं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी आप क्यों नहीं इलेक्शन के लिए खड़ी हो जाती, जो रिजर्व सीट पे आ जाए। तो मेरा यही था भी आई वांट टू वर्क इन द होल ऑफ पंजाब। आई वुड लाइक टू मेक श्योर दैट सर्वर फाउंडेशन इज रीचिंग दोज पीपल दैट अभी तक उन तक हम नहीं पहुँचे। सो आई वांट टू कंटिन्यू द वर्क दैट आई एम डूइंग, जो सर्वर फाउंडेशन कर रहा है। हमारे हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं फॉर द लास्ट 4 years। ओवर 300,000 को हमने थ्रू द हेल्थ कैंप्स हमारी मेडिसिन उनको हमने प्रोवाइड किया। जो हमारे बच्चे आजकल स्टमक वर्म से, स्केबी से और डायबिटीज़ हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, फ्रॉम द एज ऑफ 3 एंड द एज ऑफ 4। और बहुत सारी बीमारियाँ ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर, उसकी वजह से जो हमने हाइपेटाइटिस की कैंपेन लॉन्च की है पिछले साल, और बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ मिल के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कलेक्टिवली अगर हम मिल के काम करें तो बहुत सारा काम हो सकता है इन आवर कंट्री, एंड दिस इज़ वर्क दैट आई वुड लाइक टू डू एंड कंटिन्यू टू डू। और ऑब्वियसली जो हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, जैसे शेख एजाज ट्रस्ट है, जिन्ना हॉस्पिटल, लाहौर यूनिवर्सिटी, ये सारे हाइपेटाइटिस पे काम कर रहे हैं। बट दैट इज़ स्टिल नॉट इनफ। हमारे साथ गवर्नमेंट को भी हमने शामिल करना होगा, बिज़नेस कम्युनिटी को भी शामिल करना होगा, हर इंसान जो थोड़ा सा भी दे सकता है, क्योंकि हमने जानों को बचाना है। और मेरे ख्याल से जब भी हम किसी की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं उसमें पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए। बाज़ दफ़ा जो कोई काम करता है उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग हो जाते हैं भी ये क्यों काम कर रहा है, उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। तो पॉलिटिक्स को हमने अलग रखना चाहिए, और जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ हमने सबको मिल के यूनिटी में काम करना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि पॉलिटिक्स को बहुत सी चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सेहत की बात हो रही, किसी की जान की बात हो रही, जान है तो जहान है। लेकिन सॉरी टू से बहुत से लोग मज़हब से बढ़ के क्या है, हमारा अकीदा नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, मज़हब को भी पॉलिटिक्स में ले आते हैं। बहुत से लोग कैश करवाते हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ कि कहते हैं जी सियासत इबादत है। सुन रखा था, देखने में वो मिला जो कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। तो डर्टी पॉलिटिक्स जिन्होंने बना दिया, आज उनको क्या पैगाम देंगे? मैं आपको बताऊं कि सियासत इबादत है, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ। लेकिन जब लोग सियासत को तिजारत बना देंगे, बरतानिया में या सारी दुनिया में लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो आते हैं जिनको पैसे से ज़्यादा इंसानों से प्यार है। वो अपने 2-2 मिलियन पाउंड, 1-1 मिलियन पाउंड, $500,000 पाउंड के जॉब छोड़ के 50,000 पाउंड या 60,000 पाउंड जो MP की सैलरी है उस काम पे आते हैं। उनकी वेल्थ जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, जब रिटायर होते हैं तो उनकी वेल्थ में कमी आती है। तो यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान की अकेले बात नहीं, सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बदकिस्मती से पॉलिटिक्स भी एक पैसे कमाने का ज़रिया बनी हुई है। तो एक तो हमने इसको निकालना है, मेरिट इसमें ला के आना है, हमने पॉलिटिशियन की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमने पॉलिटिक्स को भी एम्पावर करना है, उनको सिखाना है, ताकि देखें बिलियंस डॉलर बजट होता है पॉलिटिशियन के पास, गुड गवर्नेंस जो है वो पॉलिटिशियन देती हैं, लेकिन उनका कोई ट्रेनिंग का, कैपेसिटी बिल्डिंग करने का कोई हमारे पास प्रोग्राम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं यहाँ पॉलिटिक्स में ना आता तो मेरा जो ख्वाब था, ड्रीम था, वो ये था कि मैं एक पॉलिटिकल एकेडमी जो है वो पाकिस्तान में बनाऊंगा, जिसमें मैं तमाम पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ट्रेनिंग दूंगा, फिर उनको बाहर
अच्छा मेरे ज़िम्मे सवाल आ रहा है, कंप्लीट करें फिर पूछूंगी। फिर मैं उनको लेके जाऊंगा बरतानिया, अमेरिका, वहाँ के पॉलिटिशियन से बुलाऊंगा, जैसे वो वर्किंग करते हैं वहाँ देखेंगे कि वहाँ क्या करते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की, बड़ी मासूमियत के साथ कि आप ऐसा प्लान कर रहे थे। अगर आप चले गवर्नर ना होते तो बहुत से लोग शुक्र अदा करेंगे आप गवर्नर बन गए, वरना अगर आप अकेडमी खोलते, ट्रेनिंग देते, यहाँ पे तो बहुत से सियासतदान अकले खोल हैं, वो कहते भी हम जाके सीखेंगे, सानू कोई सिखाएगा। ये ना होता कि यहाँ से कोई जाता, मैं कुछ के नाम लूँगी, नाराज़ हो जाएंगे, पहले नाराज़ रहते हैं प्रोग्राम देखने के बाद। ये बताइए कि अगर आप कुछ को लेकर आते वो जाके उनसे सीखने के बजाय उनको करप्शन सिखा के वापस आ जाते। देखिए मैं अर्ज़ करूँगी, इंसान सब जो है ना, जो ये समझता है कि मैं अकल कुल हूँ या मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं समझता हूँ से नालायक कोई नहीं। इंसान जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ, यू कीप ऑन लर्निंग, यकीन माने कि कीप ऑन लर्निंग। हम रोज़ लोगों को सीखते हैं, कोई इश्यूज आते हैं, हमें इसका क्या हल है, जब लोगों से मिलते हैं नए नए आइडियाज़ देते हैं, नई विजन देते हैं, नई सोच देते हैं, तो ये तो सारी ज़िंदगी जो है एक लर्निंग प्रोसेस है। अब तो सारी दुनिया में मैं आपको बताऊं, जो सबसे इंटरेस्टिंग, जब मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो एक मुझे दावत आई कि जो एल्डरली लोग हैं उन्होंने डिग्रियां ली हैं तो उनको देने हैं अपनी डिग्रियां, मुझसे वो दिलवानी चाहते थे। तो मैं जब वहाँ पर गया तो अक्सर आप जाते हैं कि यहाँ भी हम कन्वोकेशन में जाते हैं, बच्चे डिग्रियाँ लेते हैं तो वालिदैन एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो वो हमारी ज़िंदगी में पहला मौका था कि वहाँ पर वालिदैन को डिग्रियाँ मिल रही थी और बच्चे तालियाँ बजा रहे थे। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस उसकी है, तो उम्र नहीं फॉर लाइफ है, लाइफ कब्र जाने तक आप सीखते हैं। बिल्कुल। और अगर आप सीखेंगे नहीं तो ग्लोबल जो कंपटीशन है उसमें आप पीछे रह जाएंगे। वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज, जैसे लाइफ इज़ जो है इज़ मूविंग वेरी फास्ट थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स, थ्रू टेलीफोन, थ्रू वेबसाइट। अब तो ज़माना ही सारा आ गया है, सोशल मीडिया का आ गया है, आईटी का आ गया है। तो अब तो जब जो बंदा सीखेगा नहीं वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। जो बंदा सीखने के लिए तैयार नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता, वही लोग आगे बढ़ेंगे जो लोगों से सीखें। अच्छा बड़ी प्यारी बात की, और मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैंने अपने बड़ों से सुन रखा था कि खुद को पहले बदलें फिर दुनिया को बदलने की कोशिश करें। जब हम कहते हैं जी ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, तो अगर हम पूरा कारपेट चेंज करना चाहते हैं इससे बेहतर नहीं कि हम अपने जूते चेंज कर लें, फिर हम कारपेट भी चेंज कर लेंगे। खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान, में अक्सर ये कहती हूँ। तो मुझे बताइए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जैसे कि कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अक्सर हमारे खानसामा ऐसे होते हैं, हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं, हमारे यहाँ काम करने वाले जो होते हैं, मेड्स होती हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। हम कहते हैं अरे ये तो मुझे नहीं पता था, मैंने तो इतनी बड़ी डिग्री ली लेकिन ये बंदा मुझे सिखा गया, इसकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक भी नहीं है शायद। तो आपने कभी किसी से सीखा जो आपसे कम पढ़ा लिखा और आपने सोचा कि यार ये तो मुझसे ज़्यादा जानता है? मेरे ख्याल से सारी उम्र बाकी जैसे सबर साहब ने कहा हम सीखते हैं। तो यूके में जब हम रहते थे वहाँ भी एक ग्रुप था जो हम मिल के फ़ंड रेजिंग करते थे, चाहे वो कैंसर रिसर्च के लिए होता था, चाहे वो गाज़ा के लिए, चाहे वो बोस्निया के लिए। उसमें सारी हमारी बहनें फ्रॉम डिफरेंट एजेस एंड डिफरेंट बैकग्राउंड, चाहे वो एल्डरली थी चाहे वो एजुकेटेड नहीं थी, तो मिल के काम करते थे। क्योंकि जब हम यूनिटी में काम करते हैं तो बहुत सारे हमारे फ़ायदे हो जाते हैं। और अक्सर जब भी कोई टीम होती है तो उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, तो हम मिल के वो काम को डिवाइड करके तो उसके बाद वो हम काम कर लेते हैं। सबसे प्यारी बात है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यू हैव टू स्टार्ट। आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ करेंगे। अच्छा मुझे वक्त याद आ गया जब इमरान खान साहब हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, अभी भी बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा, जब लोग उनके बारे में कहते थे ये तो क्रिकेट खेलता है, ये क्या कर लेगा, सियासत खेल नहीं है बच्चों का, इस किस्म की बातें होती थी। लेकिन 22 साल एक बंदे ने जद्दोजहद की और एट लास्ट ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अभी भी बहुत से लोगों को यकीन नहीं आ रहा। तो उनकी स्ट्रगल से आपने क्या सीखा, फिर उनको ज्वाइन करना, उस पार्टी को ज्वाइन करना, क्या ऐसा विजन था, क्या ऐसी चीज़ थी कि आपने सोचा कि यस ये जगह है जहाँ परफॉर्म करें? एक तो ये है कि उसमें डिटर्मिनेशन है। जब उन्होंने शौकत खानम का आगाज़ किया तो लोग कहते थे इतने पैसे कहाँ से लेके आएगा, नहीं बनेगा। फिर नमल का आगाज़ किया, फिर आपको मालूम है पेशावर में बनाया, अब कराची में बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी और 20-22 साल से भी स्ट्रगल थी। तो मैंने जो चीज़, मुझे सच्ची बात है जिसने मुझे कन्विंस किया, मैं उस वक्त गवर्नर पंजाब था, एक तो जब उन्होंने पुलिस वहाँ की जो रिफॉर्म्स लाई, वहाँ पर पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ किया और वहाँ पर पुलिस का निज़ाम बहुत बेहतर हुआ, तो आई लाइक इट। दूसरा उन्होंने जो विलेज काउंसिल वहाँ पर बनाई और विलेज काउंसिल को फिर इख्तियार दिए, 1/3 बजट उनको दिया, तो ये जो डेवोल्यूशन है और डीपोलिटिसाइज, दो चीज़ें वर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो उससे मैंने जो है
सोचा कि भाई ये शख्स जो है सियासत को अदारों से निकालना चाहता है और दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तब्दीली जिसका हम कहते हैं कि इंशाल्लाह वक्त लगेगा, लेकिन तब्दीली हम ज़रूर लेके आएंगे। अच्छा, आप कोई तब्दीली देखना चाहती हैं अपने हस्बैंड में? छोटी मोटी तब्दीली, लाइक के वही टाइम वाली बात कि बहुत सी ख़वातीन होती हैं, हम कह सकते हैं कि सियासतदानों की जो वाइफ्स होती हैं, उनकी अहलिया होती हैं, उनमें इतनी सब्र, इतना बर्दाश्त आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा तीखा क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ और पहले से माजरत ख्वाह कि आपकी फील्ड ऐसी है कि पॉलिटिशियंस को ज़्यादातर लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, कम लोग हैं जो तारीफ़ करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है पॉलिटिशियन बनना, बड़े जिगर का काम होता है और सारा दिन तनकीद सुननी पड़ती है। तो कभी आपके हस्बैंड के बारे में कोई बात कर रहा हो तो कभी आपने ऐसा सुना हो और आपको बड़ा बुरा लगा हो, क्योंकि आप तो जानती हैं ना कि कैसे हैं वो? मेरे ख्याल से बाज़ दफ़ा जो इंसान क्रिटिसिज्म करते हैं उनकी करते जो उनको लगता है ये बहुत आगे जा रहा है, ख़ास कर जो हमारे लोगों में ये आदत है। उसके अलावा जो इनके लिए चेंज मैं चाहूँगी, ये कोशिश करते मैं 18 घंटे काम कर लूँ तो मेरे ख्याल से सेहत इंसान की होगी तो इंसान काम कर सकता है। तो ही नीड्स टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट, अपने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, आराम भी करना चाहिए, फिर उसके बाद इंसान वो कंटिन्यू कर सकता है। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और अभी हमने पॉलिटिशियंस की बात की, जो उनके अंदर चेंज आना चाहिए। मेरे ख्याल से एक तो इनकी जो ग्रुप होना चाहिए, जो इनकी कमेटी हो, वो कमेटी बैठ के वो फैसले करे कौन से फैसले हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, कौन से हमारे फ़ायदे में जाएंगे। और एक ग्रुप होना चाहिए जो उसके ऊपर बैठ के वो एनालाइज करे भी कौन सा हमने अगला स्टेप लेना है। तो अच्छा होगा, वी शुड लर्न फ्रॉम व्हाट इज़ हैपेंड इन द पास्ट, और जो गलतियां जो पहली वाली हुकूमतों ने की है वो ये वाली हुकूमत वो गलतियां ना करें। चलिए, आपने कहा कि अगला स्टेप लेना होगा, आराम का जिक्र भी किया, हम भी थोड़ा सा आराम करते हैं, अगला स्टेप लेते हैं। ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा ईद स्पेशल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बहुत प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया। दोबारा वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। बहुत से लोग हैं जो शायद टीवी नहीं देख रहे होंगे, अभी उन्होंने ट्यून इन किया होगा बोल न्यूज़। अच्छा जी, गवर्नर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, वैसे चौधरी साहब कह रहे हैं गवर्नर साहब, चले जी ओहदा भी चलता है। गवर्नर साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि वो सुन रखा है कि एक जरदारी सब पे भारी, तो बड़े लोग कहते हैं कि एक गवर्नर CM पंजाब पे भारी, क्या आपको क्या लगता है? ये बात दुरुस्त नहीं है। देखें, जो सूबा होता है जी, गवर्नर का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, आइनी रोल है, और जो चीफ मिनिस्टर है उसका रोल चीफ एग्जेक्टिव का रोल। ठीक। तो हमारा दोनों का एक जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपनी अपनी रीमेट में अपने अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उसमें मेरी भी इनपुट होती है, चीफ मिनिस्टर की भी होती है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा हमारा टास्क जो है, जब मैं गवर्नर बना तो यूनिवर्सिटीज़ को फिक्स करना था। ठीक। 14-15 यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिंग वाइस चांसलर थे, कंट्रोलर एग्जामिनेशन एड हॉक बेसिस पे थे, ट्रेजरर एड हॉक बेसिस पे, रजिस्ट्रार, डीन। तो सारा यूनिवर्सिटी का निज़ाम जो था एक दरहम बरहम सूरत हाल में था, मेरिट वहाँ पर नहीं था। तो हमने एक फ़ैसला किया कि हमने मेरिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक। तो उसके बाद जितनी भी समरी आई हैं जिन पे मैंने दस्तखत किए हैं, तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि हमने एक भी वाइस चांसलर जो है वो सिफारिश पे नहीं लगाया। और इसलिए कि हम बिलीव करते हैं कि अगर आप एक वाइस चांसलर समझदार, मेरिट पे, डेडिकेटेड, एबल लगा देते हैं तो 50,000 बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर देते हैं। ठीक। अगर आप एक वाइस चांसलर मेरिट के बगैर लगा देते हैं तो वो 50,000 बच्चों का जो है मुस्तकबिल तारीख कर देता है। तो इस तरीके से और है कि आब पाक अथॉरिटी है, जैसा कि मेरा पैशन है पीने का साफ पानी, तो वो बना दी है, वो फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कुछ तो मैं लीड करूँगा। रिलीजियस टूरिज्म एंड हेरिटेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे एडेड ड्यूटी दी है कि एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते। तो इसलिए और अगर जिस तरह की खबरें गर्दिश करती हो ना, लाइटर नोट, ईद वाले दिन में ऐसी बातें करना नहीं चाहती, सियासी गुफ्तगू से हम थोड़ा परहेज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग यू रीड इन द पेपर्स। यानी साजिश के तहत भी ऐसी बातें होती हैं कि दोस्तों को साबित कर दिया जाता है कि दोस्त नहीं है, कोई हरीफ है। बस कई दफ़ा परसेप्शन को ऐसी बना दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने हस्बैंड के अलावा
किस पॉलिटिशियन को आइडियलाइज़ करती हैं? खातून भी हो सकती हैं, कोई मेल पॉलिटिशियन भी हो सकती है, उनको आपको देख के लगता है ये अपने काम के साथ, सियासत के साथ, पॉलिटिक्स के टर्म के साथ इंसाफ कर रहा है? अगर मैं हिस्ट्री को देखूं तो मेरे ख्याल से नेल्सन मंडेला जो सबसे बड़ा एक रोल मॉडल मैं समझती हूँ। उन्होंने अपने मुल्क के लिए प्रिजन में भी रहे 21 ईयर्स, और जब वो है 27 ईयर्स, तो जब वो प्रिजन से बाहर आए तो उन्होंने अपने लोगों को कहा भी हम दो काम कर सकते हैं, एक तो सारी उम्र हम दुश्मनी में गुजार दें और हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, और दूसरा हम सुलह सफाई के साथ हर एक के साथ मिलकर हम अपने मुल्क को अच्छा कर लें। ये एक सही पॉलिटिशियन होता है जो अपने लोगों का सोचता है। तो इस मुल्क के अंदर मैंने देखा जो हमारी बहनें हैं, हमारी बहनों के पास रोज़गार नहीं है, हमारी बहनें ऐसी भी है जो अभी भी एक वक्त का खाना उनके घर में पकता है। अभी भी हमारे मुल्क के अंदर वो बहनें जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, वो बहनें जो एक मेडिकेशन अपने बच्चों के लिए नहीं खरीद सकती। और मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी आपकी इजाज़त से, कुछ ऐसी ख़वातीन जो कि खुदकुशी कर लेती हैं, बच्चों को जहर दे देती हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा भूखे पेट सो रहा है, माँ से बर्दाश्त नहीं हो। हाँ जी, तो वो अपनी माँ, जो माँ होती है वो देख नहीं सकती। तो अगर एक माँ, हर एक माँ का सेम विश होता है। क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा कि आपने खुदकुशी कर ली, बच्चे को जहर? आप इमेजिन करें उस औरत का क्या हाल होगा उस वक़्त। और हर माँ का एक ही ख्वाब होता है, वो चाहती मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए। अगर उसकी बेटी है वो चाहेंगी मेरी बेटी पढ़ जाए और उसका रिश्ता अच्छा हो जाए। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। मैंने हुनरगाह के नाम से 2.5 साल पहले एक और अंडर सर्वर फाउंडेशन हुनरगाह को शुरू किया था 2.5 साल पहले। वी हैव स्किल्ड 10,000 वुमेन जिन्होंने हमारे हुनरगाह के दायरे से सीखा। उसके अंदर ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी पार्लर, शू मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग एंड कंप्यूटर जिन्होंने सीखी है, आज वो अपना काम कर रही है, अपना रोज़गार कमा रही है। बहुत सारी हमारी बहनें घर से काम कर रही है और आगे भी हम इसको लेके चलेंगे। मैंने प्रिजन्स में भी बनाया, गर्ल गाइड्स के साथ भी बनाया, अभी भी कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे हम इसको आगे लेके चलेंगे, हम बनाएंगे। और अगर हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर तरक्की हो, तो देखें ना आप, यू आर एंकर, you are doing just as a good job as other men, maybe better than those other females. तो मेरे ख्याल से अगर हमारी बहनों के अंदर ये हुनर है तो उनको ये मौका देना चाहिए। इवन बहुत सारी हमारी बच्चियां जो डॉक्टर्स बन गई हैं तो घरों में बैठी, उन्होंने दोबारा काम छोड़ दिया, तो मैं उनको कहूँगी अगर आप वॉलंटियरली काम कर लें, अगर आपके पास पैसे की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको पहले से बहुत कुछ दिया, तो कम एंड वर्क विद अस एज अ वॉलंटियर। अगर जिनाह हॉस्पिटल चले जो लोग ज़मीनों के ऊपर लेटे हुए, वी कैन गिव टाइम फ्रॉम आवरसेल्व्स टू हेल्प द पीपल दैट लिव इन आवर कंट्री। तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल है ना, तो पेरिस में तो ऐसे होता है ना, पेरिस में पेरिस बनाया ना लोगों ने। अच्छा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये इन्होंने नेल्सन मंडेला का जिक्र किया, मुझे तो तैयब उर्दगान भी याद आ गए, बड़े बड़े लीडर्स। एक दुख्तर मशरक हैं जो कि बहुत ही हम देखते हैं कि धुआंधार खिताब करती हैं, फिर इल्ज़ामात लगाती हैं कि उनका खिताब भी लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा। अब हाल ही में देखा कि अब बाकायदा मतलब नैब के केसेस हैं, जब झूठ बोलेंगी, झूठे सबूत लेकर आएंगी और अपने वालिद के मुकदमे लड़ेंगी, अलग-अलग और इदारों पे को लथारेंगी। मैं बात करी मरियम नवाज साहिबा की, वो भी साबित करने पे तुली होती हैं कि जी उनके फादर भी कोई नेल्सन मंडेला, उनके फादर भी कोई तैयब उर्दगान। उनके बारे में ज़रा बताइए कि पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला और तैयब उर्दगान है। मैं आज एक सेमिनार में था जिसमें हमने तमाम जो लीडिंग एंकर्स हैं, लीडिंग कॉलमिस्ट हैं, लीडिंग जो हैं, उन लोगों को बुलाया हुआ था। तो उन्होंने 2-3 रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि देखें कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो मैं सियासतदानों से भरपूर अपील करता हूँ कि एक हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए, जब तक ये हालात हैं, इस पे पॉलिटिकल कमेंट्स जो हैं इनको कम कर दें। तो मैं इस जेस्चर के तहत मैं समझता हूँ कि आज ईद का भी दिन है, लेकिन एक बात जो ज़रूर है कि हमें अपने अदारों पे एतमाद करना पड़ेगा, अदारों को हमें जो है वो एम्पावर करना पड़ेगा। और फिर देखें हमारे लोग भी पकड़े हैं, अपने नैब वालों ने दूसरों को भी पकड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि एहतसाब जो है बिला इम्तियाज, बिला अच्छा, वैसे मेरा सवाल पॉलिटिकल नहीं था, मैं तो खुद ईद के दिन पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि किसी को भी, यानी सिर्फ बेटी की बाप से मोहब्बत इतनी है कि बाप उनको तैयब उर्दगान भी लग रहा है, नेल्सन मंडेला भी लग रहा है। चलो जी, अपनी सोच पे तो आप मेरे ख्याल जो लॉ है ना, द लॉ शुड बी द सेम फॉर एवरीबडी, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई दूसरा हो। अगर कोई इस तरह की बात होती हो तो मेरे ख्याल से किसी को उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए।
और जो अदारे इस पे काम करते उन पे छोड़ देना चाहिए। ठीक, अगेन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अपनी गलती फिर ना मानना, कि हम अपनी गलती नहीं मानते हैं, सियासत से हट के पूछ रही हूँ, बतौर इंसान, कि जब हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो फिर हम दूसरों पर वही अटैक करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तनकीद करेंगे। मैं अर्ज़ करूँ, हमारी इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर आप अदालतों में, आप बरतानिया की अदालतों में चले जाएँ तो 90% 80% केसेस पीपल प्लीड गिल्टी। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उधर भी कुरान पे हल्फ दे के हल्फन कह रहा है कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा भी कह रहा है। तो हम अंदाज़ा करें कि अगर लाखों केसेस अदालतों में जाते हैं तो उनमें 50% लोग तो झूठ बोल रहे हैं ना जी। बिल्कुल ऐसा ही। तो लेकिन यहाँ पर अभी तक ये सोच डेवलप नहीं हुई। बरतानिया में भी अगर आप किसी अंग्रेज़ को चोरी करते हुए पकड़ लें तो उससे पूछें, वो कहेगा आई एम सॉरी आई हैव डन इट। पाकिस्तानी हमारा भाई, तो उसको पकड़ लो, सामने पकड़ो, वो कहेगा नहीं हमने नहीं किया। तो ये एक कल्चर और है। लेकिन मैं आपको आने वाली जनरेशन में आप देखें कि बरतानिया में चेंज हो रहा है, यहाँ भी इवेंचुअली ये कल्चर चेंज। अच्छा, इसमें घर वालों का कितना किरदार होता है? फॉर एग्जांपल, अब आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो तो आपको कोई नहीं सिखाने चला ना। कोई भी वज़ीर आज़म हो, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ थे, उससे पहले मैंने देखा गिलानी साहब थे, जितने भी थे, शायद खकान अब्बासी भी थे। वैसे सिलेक्टेड मेरे ख्याल से सही वो थे, जो सिलेक्टेड का वर्ड बोलते हैं, उनको सिलेक्ट किया था खुद हज़रत नवाज शरीफ साहब ने। तो ये जितने भी लोग आए, इससे पहले भी जितने वज़ीर आज़म आए, जितने भी लोग आए, हमें मॉरल वैल्यूज़ या एथिक्स, इखलाकियात तो कोई नहीं सिखाएगा ना। वो तो हमने घर से सीखनी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम महंगी से महंगी चाय पीते हैं, बड़े बड़े ब्रांड की हमने कॉफ़ी पी ली थी, 500 रुपये की कॉफ़ी पी ली, लेकिन हमने महंगी सी गाड़ी का शीशा खोला और कॉफ़ी का जो वो हमारे पास एक ग्लास था, कप था, हमने उसको बाहर फेंक दिया रोड पे। हमें ये अक्ल नहीं कि हमने तालीम हासिल कर ली, बड़ी गाड़ी में बैठ के ब्रांडेड कपड़े पहन ली, ब्रांडेड चाय पी ली, लेकिन सड़कों को गंदा नहीं करना, ये कौन सिखाएगा हमें? कोई वज़ीर आज़म सिखाएगा? मेरे ख्याल से जितने भी लोग रहते हैं, दे शुड फील प्राउड ऑफ देयर कंट्री एंड दे शुड मेक श्योर जो उनका मुल्क है उसको उन्होंने साफ़ रखना है। जो हमारा मुल्क है उसके साथ हमारा नाम जुड़ा है, एंड वी शुड ऑल ट्राई टू बी बेटर सिटीजन्स, टॉलरेंट सिटीजन्स, केयरिंग सिटीजन्स। हम एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें और एक दूसरे के साथ रहना सीखें। डजेंट मैटर व्हाट रिलीजन वी बिलोंग टू, डजेंट मैटर व्हाट बैकग्राउंड वी बिलोंग टू, वी ऑल बिलोंग टू द ह्यूमन रेस। तो हमें पहले अपने आप को देखना चाहिए बिफोर वी पिक एन अदर्स। तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए। चलें जी, मिलजुल के रहना चाहिए। और अब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो लास्ट में आपका पैगाम चाहूँगी पूरी कौम के लिए, जो पाकिस्तान से बाहर भी हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी, आपके जो साथ हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं और जो आपके मुखालिफिन हैं, सबके लिए। मेरा जी तमाम जो पाकिस्तानियों को यही एक पैगाम है कि हमें सही गलत, सच और झूठ, इसकी तमीज़ जो है हमें इस बात की करनी चाहिए। और एक बात अगर हम सीख लें ना, पूरी दुनिया क्यों तरक्की कर गई है, इसलिए कि उनको सबसे पहले उनको मुल्क का इंटरेस्ट अजीज़ होता है, उसके बाद उनको अपने अदारों का इंटरेस्ट अजीज़ होता है, और अपनी ज़ातियात जो है सबसे पीछे लेके जाते हैं। तो जब हम अपनी ज़ातियात से निकल आएंगे, अदारों को मजबूत बनाएंगे, अदारों को एम्पावर करेंगे, रूल ऑफ लॉ आएंगे, इंसाफ का बोलबाला करेंगे, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन मैं भी जाने से पहले एक पैगाम देना चाहूँगी कि खुद को बदलो, फिर बदलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।